गुड इवनिंग, शुभ संध्या। हम लोग बात कर रहे थे इनकम टैक्स पेपर से संबंधित बातें। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए इसमें हम लोग बात करेंगे कि व्यवसाय या पेशा से होने वाले लाभ और लाभांश, प्रॉफिट्स एंड गेंस फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। तो इसके लिए क्या प्रावधान है भारतीय आयकर अधिनियम में। तो भारतीय आयकर अधिनियम 1961, हम लोग पिछले बार भी जिक्र किए थे 1961 अधिनियम का। इसके तहत आय का एक प्रमुख वर्ग जो है वह है व्यवसाय या पेशा से होने वाला लाभ या लाभांश। तो इसमें क्या क्या शामिल होता है, तो इसमें होता है कुछ विशेष प्रावधान दिए गए हैं, नियम दिए गए हैं और अनुमत कटौतियों को ध्यान में रखते हुए कुछ गणना के तरीके बताए गए हैं, उसका हम लोग जिक्र करेंगे। व्यवसाय या पेशा को से लाभ को जानने से पहले हमको इसका डिफिनेशन जानना होगा कि व्यवसाय या पेशा क्या चीज़ है। तो व्यवसाय व्यापार, वाणिज्य, निर्माण या मुनाफा कमाने के उद्देश्य से कोई भी गतिविधि किया जाता है तो व्यवसाय कहलाता है। वहीं प्रोफेशन या पेशा वो क्या कहलाएगा, कोई एक्सपर्ट अपना सर्विस दे रहा है, जैसे डॉक्टर है, वकील है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, इसके द्वारा जो सेवा दिया जाता है वो पेशा के अंतर्गत आएगा। बिजनेस और प्रोफेशन दोनों का अंतर पता चल गया। बिजनेस क्या हुआ, कोई भी व्यापार का काम कर रहा है, कोई अपना वाणिज्य कर रहा है, कोई कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है, कोई भी मुनाफा कमाने वाला काम कर रहा है, इसके उद्देश्य से कोई भी गतिविधि कर रहा है वह व्यवसाय होगा। लेकिन प्रोफेशन जो होता है क्या होता है, उसमें किसी तरह का एक्सपर्टी का ज़रूरत है, विशेषज्ञता का ज़रूरत है। जैसे अगर वकील का काम को करना है तो जब तक हमको वकालत का विशेषज्ञता नहीं होगा वकील का काम कैसे करेंगे। डॉक्टर का काम करना है तो उसके लिए मेडिकल का विशेषज्ञता होना चाहिए। तो विशेषज्ञ वाला कोई काम है तो वो पेशा के अंतर्गत आता है। व्यवसाय या पेशे से जो आय की गणना होती है उसमें क्या होता है, सकल प्राप्तियां या राजस्व, ग्रोस रिसिप्ट रेवेन्यू, जो व्यवसाय या पेशा से जो भी अर्जित किया गया है वो है। उसमें कटौतियां क्या होंगी, तो अलाउएबल डिडक्शन कुछ होता है, धारा 30 से लेकर 37 तक इसका जिक्र किया गया है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत जो आर्टिकल उसका है 30 से 37, इसमें ये बताया गया है कि कौन कौन सा कटौती का अलाउ किया गया है, अलाउएबल कौन कौन सा है, उसकी बात इसमें की गई है। आगे हम लोग देखेंगे कि भवन का किराया है, मरम्मत और बीमा जो है उस पे जो खर्च होता है तो वो धारा 30 के तहत जो है व्यवसाय के लिए उपयोग किए गए भवन पर जो भी खर्चा हुआ है उसको हम कटौती कर सकते हैं। मूल्यह्रास, मूल्यह्रास क्या है कि अस्थाई संपत्ति के हम उपयोग कर रहे हैं, अस्थाई संपत्ति मतलब जैसे मेरा घर है तो इसका हम उपयोग कर रहे हैं, तो उसके कारण या कोई और ऐसा भी संपत्ति है जिसका उपयोग करते जाने के बाद साल दर साल सेम उसका वैल्यू नहीं रहता है। जैसे कोई ऐसा मेरे पास कोई कार है तो कार का हम कुछ पैसा कमाने के उद्देश्य से उपयोग कर रहे हैं, लेकिन जब हम नया खरीदे उसका वैल्यू कुछ और था, एक साल के बाद उसका वैल्यू कुछ और घट करके हो जाएगा। तो जो मूल्य ह्रास होगा उसको उसका जो उपयोगिता का मूल्य है, मूल्य ह्रास और उपयोग के कारण जो उनका उपयोगिता मूल्य जो घट गया है उसको क्या करता है, धारा 32 के तहत मूल्य ह्रास को कटौती किया जा सकता है। इसमें इनकम टैक्स गणना करते समय व्यवसाय या पेशा से हम ये कर रहे हैं तो इनकम टैक्स का गणना कर रहे हैं तो। इसके अलावा वेतन और मजदूरी, कोई भी अगर हम प्रोफेशन कर रहे हैं, डॉक्टर का ही काम कर रहे हैं, वकील का काम कर रहे हैं या कोई व्यापार कर रहे हैं तो अपने यहाँ कुछ लोग को हम काम पे रखे होंगे, तो काम पर रखे होंगे तो उनको हम क्या सैलरी या वेजेज के रूप में कुछ देंगे, तो वो जो भुगतान किया जाएगा वो धारा 36 के तहत इनकम टैक्स एक्ट 1961 का धारा 36 के तहत जो है वो उसको जो है सो डिडक्ट किया जाएगा, वो टैक्सेबल नहीं होगा। फिर है वैज्ञानिक अनुसंधान पर खर्च।
अब क्या है कि कुछ हम करते हैं, वो जो व्यापार कर रहे हैं तो हम कुछ रिसर्च का काम भी कर सकते हैं। तो रिसर्च का काम जब करेंगे तो उस पर खर्च आएगा, तो अनुसंधान और विकास के लिए जो खर्च किया जाएगा वो धारा 35 के तहत वो भी टैक्स से छूट है, ये मतलब डिडक्ट किया जा सकता है उसको। सामान्य कटौतियाँ, जनरल डिडक्टेबल क्या है? व्यवसाय से संबंधित और अन्य आवश्यक जो खर्च है उसको धारा 37 के तहत जनरल डिडक्शन में रखा जाता है। इसके अलावा कुछ होता है डिसअलाउड एक्सपेंसेस। डिसअलाउड मतलब उसको स्वीकृत नहीं किया गया है, उसको माना नहीं गया है। तो डिसअलाउड एक्सपेंसेस में क्या है? व्यक्तिगत खर्चा, कानून द्वारा निषिद्ध खर्चा, कानून जिसको मना किया है कि खर्चा नहीं करना है वो खर्चा हम करते हैं। रिश्तेदारों या संबंधित इकाइयों को कुछ हम खर्चा करते हैं, अनुचित भुगतान कहीं करते हैं तो वो अलाउ नहीं है, उसको हम दिखाएंगे कि हमारा ये खर्चा हो गया। या मान लीजिए कोई काम हम व्यवसाय ले रहे हैं या कुछ हम व्यापार कर रहे हैं, कोई कॉन्ट्रैक्टर का काम कर रहे हैं, हम कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए कुछ पैसा कहीं लगा दिए इलीगल तौर पर, उसको हम नहीं शो कर सकते कि हमारा इतना खर्चा हो गया कॉन्ट्रैक्ट लेने में, और हम उस पर इनकम टैक्स की छूट की मांग नहीं कर सकते हैं ऐसा दिखा करके। तो कुछ निषिद्ध है, या फिर कई तरह का चीज़ें होती है जिसको अलाउ नहीं किया गया है तो वो अनअलाउएबल है। तो वैसे खर्चे जो है वो नहीं करना है, मतलब उसको नहीं दिखाना है डिडक्शन के अंदर। अब हम लोग देखेंगे कि स्पेसिफिक प्रोविजंस क्या है इसके लिए, सर्टेन बिजनेस के लिए, कोई किसी खास बिजनेस है, किसी तरह का विशेष प्रावधान उस पर क्या है। तो है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन या अनुमानित कराधान। ये क्या होता है? धारा 44A(D) और धारा 44A(DA) और 44AE, 44AD, 44ADA और 44AE के अंतर्गत कुछ प्रिजम्पटिव टैक्सेशन की व्यवस्था है या अनुमानित कराधान की। क्या क्या है उसमें हम लोग देखते हैं। कोई छोटा व्यवसायी है, छोटा व्यवसायी का मतलब 2 करोड़ तक का जिसका टर्नओवर है, एनुअल टर्नओवर, उस पर 8%, टर्नओवर पर क्या है 8% आय जो है डिजिटल लेन देन के लिए 6% है, और ऐसे अगर बिना डिजिटल होता है तो 8% आय मानी जाएगी क्या अनुमानित कराधान के लिए। ये किसके तहत? 44AD के तहत, छोटे व्यवसाय के लिए। पेशेवर कोई अगर यदि है, कोई पेशा करने वाला है और 50 लाख तक का उसका रिसिप्ट है, उसको उस पर 50% उसका आय माना जाएगा। ये है कि कौन सा धारा के तहत? 44ADA के तहत। परिवहन ऑपरेटर को है तो 44AE के तहत वाहन के प्रकार के आधार पर एक निश्चित आय उसकी मानी जाती है। सट्टा लेन देन से आय, कोई सट्टेबाजी करता है तो इनकम फ्रॉम स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शंस। तो सट्टा लेन देन से आय क्या है? जिससे शेयर बाजार की सट्टा गतिविधियों से आय पर विशेष नियम लागू होता है। उसके बाद से है निर्यात व्यवसाय से आय, इनकम फ्रॉम एक्सपोर्ट बिजनेस। एक्सपोर्ट बिजनेस से अगर इनकम होता है। निर्यात आधारित व्यवसायों के लिए भी क्या है? विशेष छूट और कटौतियाँ उपलब्ध हैं। फिर है अयोग्य गतिविधियों से आय। अयोग्य गतिविधियाँ क्या हैं? गैर कानूनी व्यापार से अगर यदि हम कोई आय अर्जित कर लेते हैं लेकिन उससे संबंधित खर्चों की कटौती नहीं दी जाती है, उससे संबंधित जो खर्चा होगा उस पर कोई डिडक्शन नहीं होगा, गैर कानूनी व्यापार से अगर हम आय अर्जित किए हैं तो। अब आते हैं लेखा जोखा और ऑडिट। लेखा जोखा और ऑडिट क्या है? जिन व्यवसाय का टर्नओवर 1 करोड़ से अधिक है, और अगर पेशा के मामले में देखते हैं, कोई पेशेवर है उसका वार्षिक जो है वो 50 लाख से ज़्यादा का प्रैक्टिस है, तो उन्हें अपनी पुस्तकों का लेखा जोखा रखना, अपने अकाउंट का सारा हिसाब रखना ज़रूरी होता है। कहाँ से कितना पैसा आया, कहाँ गया, वो सारा हिसाब रखना ज़रूरी है। धारा 44AB के तहत ऑडिट करना भी ज़रूरी है। उसमें दिया हुआ है कि अगर 1 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर है किसी व्यापारी का या किसी पेशेवर का 50 लाख से ज़्यादा का प्रैक्टिस है तो उसको ऑडिट कराना होगा, ये ज़रूरी है। तो हम लोग क्या क्या अभी देखें महत्वपूर्ण बातें कि व्यवसाय या पेशा से आय का अगर यदि गणना करना है तो सकल प्राप्तियों से
अनुमत कटौतियों को घटाया जाता है। आय गणना में यही है कि हमको जो ग्रॉस इनकम हुआ, तो ग्रॉस इनकम में हम क्या करेंगे, जो अनुमति देता है, अनुमत जो डिडक्शन है, जो इनकम टैक्स एक्ट हमें अनुमति दे रहा है, उसको घटा दिया जाता है। कुछ विशेष व्यवसाय और पेशों के लिए जो जनरल जो प्रोविज़न है उससे अलग प्रोविज़न होते हैं, कुछ अलग प्रावधान हैं और कुछ लाभ भी उसके भी अलग हैं। उसके बाद से व्यवसाय और पेशों में टैक्स नियोजन के लिए अनुमत कटौतियों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये हम लोग देखें कि कोई व्यवसाय या पेशा में किस किस आधार पर, किन किन धाराओं के आधार पर जो है सो हम गणना कैसे करते हैं ग्रोस इनकम का, और उसमें डिडक्शन क्या क्या हो सकता है, कौन कौन धारा के आधार पर डिडक्शन हो सकता है, और कुछ कुछ चीज़ों में जो है, कुछ व्यवसायों में और कुछ ये क्या बोलते हैं, व्यापार में अलग अलग प्रावधान किए गए हैं। तो उस व्यापार या व्यवसाय विशेष के लिए जो अलग प्रावधान किए गए हैं, उसके लिए फिर अलग से रूल्स देखना पड़ता है। तो आज हम लोग इतना ही करते हैं, और फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि और क्या क्या व्यवस्था दी गई है। ये जो कुछ भी हम बताए, इसको हम डिस्क्रिप्शन में रिटेन में भी डाल देंगे, और आप लोग उसको भी पढ़ के देख सकते हैं। धन्यवाद।